Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Bioshock. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 3। हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। तो एक सिनर्जिट में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है तथा इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं। सिनगेमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड सेल जाइगोट की रचना होती है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में स्थित 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है। ट्रिपल फ्यूजन में 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई के मध्य फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 2 प्रकार के फ्यूजन सिनगेमी तथा ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है। सेंट्रल सेल तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है तथा यह एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट जैसे एंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड में परिवर्तन तथा ओवरी से फ्रूट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ी तेज़ी से डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। ठीक है, एंडोस्पर्म टिश्यू के सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में प्राइमरी एंडोस्पर्म में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और इससे फ्री न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की यह स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। इसके बाद सेल वॉल बनती है तथा एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। सेलुलराइजेशन से बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक वेरी करती है। कोकोनट वाटर से आप परिचित होंगे, यह कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है तथा इसके चारों ओर वाइट कर्नल यानी सफ़ेद गूदा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सीड मैच्योरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स, या फिर यह सीड से बचा रहता है जैसे केस्टर एंड कोकोनट, और इनमें सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। यह ज्ञात कीजिए कि अनाज जैसे व्हीट, राइस तथा मेज में एंडोस्पर्म बचा रहता है। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। यह एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है जहाँ पर जाइगोट स्थित होता है। अधिकतर जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब कुछ एंडोस्पर्म का निश्चित अमाउंट बन जाता है। यह एक एडॉप्टेशन है जिससे डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुनिश्चित न्यूट्रिशन मिल सके। सीड्स अलग अलग होते हैं, फिर भी मोनोकॉटिलिडन तथा डाइकॉटिलिडन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज समान होती है। फिगर 2.13 में डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो के एम्ब्रियोजेनी की स्टेज को दिखाया गया है। जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, इसके बाद ग्लोबुलर, हार्ट शेप तथा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। हम बात करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो के। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा 2 कोटिलिडन होते हैं। कोटिलिडन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है जो प्लूम्यूल या स्टेम टिप में टर्मिनेट होती है। कोटिलिडन के नीचे का सिलेंड्रिकल पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होती है। रूट टिप रूट कैप द्वारा ढकी होती है। हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की। तो मोनोकॉटिलिडन के एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन होता है। ग्रास फैमिली के कॉटिलिडन को स्क्रूटेलम कहते हैं जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक ओर स्थित होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल तथा रूट कैप होती है जो अनडिफरेंशिएटेड सीड से घिरी रहती है, जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो स्क्रूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल के पास एक सूट एपेक्स तथा कुछ लीफ प्राइमोडियम होती है जो हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से घिरी होती है, जिसे हम कोलियोटाइल कहते हैं। व्हीट, मेज, पी, चीक पी तथा ग्राउंड नट के बीजों को रात भर पानी में रखें, फिर इन सीड को छीलें और इनमें एम्ब्रियो तथा सीड के विभिन्न पार्ट का अध्ययन करें। हम बात करेंगे सीड की। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है। इसको हम अक्सर फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं।
सीड फ्रूट के अंदर बनते हैं। एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कोटलिडन तथा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। एम्ब्रियो के कोटलिडन सिंपल स्ट्रक्चर हैं। फूड स्टोर करने के कारण प्रायः थिक तथा स्वोलन हो जाते हैं, जैसे लेग्यूम। मेच्योर सीड एल्ब्यूमिनस तथा नॉन एल्ब्यूमिनस हो जाते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी तथा ग्राउंडनट में। एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें एंडोस्पर्म बच जाते हैं क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान यह कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है, जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया, सनफ्लावर हो गया। कभी कभार कुछ सीड्स में न्यूसेलस भी बच जाता है, जैसे ब्लैक पेपर तथा व्हीट में। इस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ओव्यूल्स की इंटेगुमेंटेड से हार्ड तथा थो प्रोटेक्टिव सीड कोट बनते हैं। माइक्रोपाइल सीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है। जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन तथा वाटर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे सीड मैच्योर हो जाता है, इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है और यह रिलेटिवली ड्राई, लगभग 10 से 15% मॉइस्चर बाई मास हो जाता है। ठीक है। एम्ब्रियो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है तथा एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है। इसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन जैसे मॉइस्चर, ऑक्सीजन तथा सूटेबल टेम्परेचर हो तो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मैच्योर होते हैं वैसे ही ओवरी फ्रूट में विकसित हो जाती हैं। ओव्यूल से सीड का बनना एंड ओवरी से फ्रूट के बनने की दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं। ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बन जाती है जो पेरिकार्प कहलाती है। फ्रूट तो फ्रेशली होते हैं जैसे गवावा, ऑरेंज एंड मैंगो, तथा ड्राई जैसे ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड भी हो सकते हैं। कई फ्रूट से सीड के डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। ठीक है। अधिकतर प्लांट में जिस समय पर फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं उसी समय अनफ्लोरल पार्ट नष्ट होकर गिर जाते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैस्क्यू इत्यादि में थैलमस से फ्रूट बनते हैं। ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है डियर। अधिकतर फ्रूट्स केवल ओवरी से डेवलप होते हैं जिन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। लगभग सभी स्पीसीज में फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं जिन्हें हम पार्थिनोकार्पी फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना। एंजियोस्पर्म में सीड कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं। पहला, पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो वाटर पर डिपेंड नहीं है, जबकि सीड फॉर्मेशन वाटर पर अधिक डिपेंड होता है। इसके साथ ही सीड पर नए हैबिटेट में डिस्पर्सल के लिए कुछ बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजी पाई जाती हैं जो स्पीसीज को अन्य क्षेत्रों में बसने से मदद करती है। इस सीड्स में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग को नरिश करता है जब तक कि वह फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। सीड का जो हार्ड कोट होता है वो यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण यह न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें वेरिएशन का निर्माण होता है। सीड हमारे एग्रीकल्चर का आधार है। मेच्योर सीड में डिहाइड्रेशन तथा डोरमेंसी का होना सीड के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह पूरे वर्ष फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तथा नेक्स्ट सीजन में फसल उगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या आप सीड्स की एब्सेंस में एग्रीकल्चर की कल्पना कर सकते हैं, या फिर वह सीड जो तुरंत जर्मिनेट हो जाता है तथा उसको स्टोर नहीं किया जाता है? बीज के डिस्पर्सल के पश्चात सीड्स कितने समय तक जीवित रहता है, यह पीरियड भी बहुत अधिक वेरी करता है। कुछ सीड्स अपनी वायबिलिटी को कुछ महीनों में ही खो देते हैं। अधिकतर स्पीसीज के सीड कई सालों तक जीवित रहते हैं। कुछ सीड तो कई सालों तक जीवित रहते हैं। यहाँ बहुत पुराने जीवित सीड के कुछ रिकॉर्ड है। आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया लुपाइन, लुपिनस आर्कटिकस का सीड सबसे ओल्ड है। यह सीड 10,000 ईयर की डॉर्मेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ तथा फ्लावर आए। हाल ही का एक उदाहरण 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड का है जो डेट फॉर्म फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा का है, जो डेड सी के पास किंग ह्योरेट प्लेस की पुरातत्विक खुदाई के दौरान खोजा गया। ऑर्किड प्लांट इसका एक अच्छा उदाहरण है जिसके प्रत्येक फ्रूट में छोटे छोटे हजारों सीड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे एपोमिक्सिस तथा पॉली एम्ब्रियोनी की। हालांकि सीड्स का उत्पादन फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि एस्टेरिएसी तथा ग्रासेस में स्पेशल मैकेनिज्म विकसित हुई है जिसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। जब फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं तो हम इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है।
एपोमेटिक सीड बनाने के कई उपाय हैं। डिप्लॉयड एग कुछ स्पीसीज में बिना रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप बने डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन हुए एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है। न्यूसेलर सेल सिट्रस तथा मैंगो जैसे वैरायटी में एम्ब्रियो सैक के चारों ओर जो न्यूसेलर सेल पाई जाती है उनमें से कुछ डिवीजन होने लगता है तथा ये एम्ब्रियो सैक में उभर कर एम्ब्रियो बनाती है। इस प्रकार की स्पीसीज के ओव्यूल में कई एम्ब्रियो पाए जाते हैं। सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। आप ऑरेंज के कुछ सीड लेकर उनको मरोड़ें और प्रत्येक सीड के भीतर एम्ब्रियो की शेप तथा साइज में पाए जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन करें। प्रत्येक सीड में एम्ब्रियो की संख्या ज्ञात करें। एपोमेटिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा ये भी ज्ञात करें। क्या इन्हें क्लोन कहा जा सकता है? यस, कहा जा सकता है। फूड तथा वेजिटेबल की हाइब्रिड वैरायटी को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी ने प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। हाइब्रिड सीड्स की बड़ी समस्या यह है कि इन्हें हर वर्ष प्रोड्यूस करना पड़ता है। हाइब्रिड सीड को बोने के पश्चात तो प्लांट की प्रोजनी में कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा, इससे यह अपनी विशिष्टता को खो देंगे। हाइब्रिड सीड का उत्पादन कॉस्टली है तथा यह फार्मर को काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अगर इन हाइब्रिड सीड को हम एपोमिक्सिस के द्वारा बनाएं तो हाइब्रिड प्रोजनी में कैरेक्टर का कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। तब फार्मर्स इन सीड को साल दर साल उगा सकते हैं तथा उन्हें हर साल बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एपोमिक्सिस के जेनेटिक को समझने के लिए लेबोरेटरीज में कई इंपॉर्टेंट रिसर्च हो रही है ताकि एपोमेटिक जीन को हाइब्रिड वैरायटी में ट्रांसफ़र किया जा सके। ये टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रिवाइज करेंगे। ठीक है। अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है। थैंक यू।